तो सर स्वागत है आपका हमारे इस द जयपुर शो में। थैंक यू राजी, थैंक यू वेरी मच। जयपुर 1727 में बसा और जयपुर से पहले एक शहर है जिसके आधार पर जयपुर बसा। अब जो जयपुर बना है, चारों तरफ जो फैल रहा है जयपुर, वो जयपुर एक मेल्टिंग पोर्ट बन गया। लेकिन वो पुराना आदमी वहां रह रहा है, उसको कल्चर चाहिए, उसको काइंस है, कड्डे जारोच है। वल्लभ भाई पटेल ने उसका उद्घाटन किया। 30 मार्च भी थी, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है कि इसको हिंदू तिथि से मनाया जाए, क्योंकि पटेल साहब ने कहा था कि आज हवा महल का जब चित्र लगता है तो आपने गौर से देखा कि ये इसकी आकृति कैसी है। इसका आइडिया कहां से आया सवाई प्रताप सिंह? इसका आइडिया है 1900 के आसपास की बात होगी, ब्रिटिश काल था। इसका सारा पत्थर बाउंड्री का एयरपोर्ट की बाउंड्री बनी हुई है, उसमें लगवा दिया। आज से 40 साल पहले द्रव्यवती नदी इतनी साफ थी तो इसका पानी हम झुक करके इसका पानी पीते थे। विकसित राजस्थान 2047 का विजन और मिशन हर क्षेत्र में काम हो रहा है। इंडस्ट्री जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। मैं आया सीकर से, पैसों का बैग भर के ले आया और लाके मैंने कहा वो ये 50 बीघा जमीन मेरी, और चाहे जैसे मैंने बिल्डिंगें ठोक दी। फिर पता चला 5 साल बाद वहीं नगर निगम जेसीबी लेके आ रहे हैं, उधर से तोड़ रहे हैं, जबकि मुझे बनाने की परमिशन वहीं से आती है। तो ये एक टची विषय है ना। तो उन्होंने गरम गरम आलू की कचौरी, वो गरम ही अच्छी लगती है, क्या स्वाद था। आज द जयपुर शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएल शर्मा, सीनियर आरएस अधिकारी। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पे, द जयपुर शो में, थैंक यू जिसमें राजीव, हम थैंक बात यू वेरी करेंगे मच। जयपुर की, जयपुर में क्या मतलब परंपराएं रही है, संस्कृति क्या है, जयपुर की खूबसूरती क्या है, और कुछ कुछ जो जयपुर में आने वाली समस्याएं हैं उन सब के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीइंग ए वरिष्ठ अधिकारी, आपको उन चीज़ों से काफ़ी अच्छे से रूबरू हो कि जयपुर में संभावनाएं किस तरीके की रहती हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जो बात करें चार दीवारी की, तो अगर चार दीवारी में कुछ खूबसूरतियां हैं तो उन खूबसूरतियों को बिगाड़ा भी जा रहा है। इवन बहुत से लोग सिर्फ उन खूबसूरतियों तक आ भी रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए। थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, जयपुर विश्व का सबसे पहला वास्तु के हिसाब से बना हुआ वेल प्लान्ड सिटी है। ओके, मतलब वैसे लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ पहली सिटी है, तो वो नहीं है, मतलब प्लांट सिटी में। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ आधुनिक शहर है, लेकिन जयपुर 1727 में बसा हुआ एक ऐसा शहर है जो एक अलग विजन से, अलग मिशन से सवाई जयसिंह ने इसको बसाया। जी। और बड़ी खुशी की बात है हम लोगों की कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग जयपुर के निवासी हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि द जयपुर शो में आपने इस टॉपिक को लिया जी। और मुझसे आपने इस बातचीत को करना उचित समझा। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, एंड आई फील प्लेजर एंड प्रिविलेज। एक चीज और है सर, आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि अगले साल जयपुर 300 साल का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो हम 300 साल सेलिब्रेट करने वाले 300 हैं। साल का जश्न जो है वो जयपुर मनाएगा। और ओके। जयपुर अपने रंगीनियों के लिए, अपनी अपने वो कल्चरल जो उसका मिजाज है, उसकी अपनी परंपराएं हैं, उसकी कस्टम्स हैं, बहुत रंग बिरंगी यहाँ कल्चर है। चाहे वो फोक सॉन्ग हो, चाहे वो फोक डांस हो, चाहे वो लोगों की रवायतें हों, चाहे लोगों की रीति रिवाजें, लोगों के अपने रहने सहने के तरीके हों, उसके लिए पूरे विश्व में जाना जाता बढ़ते हुए जयपुर को, जैसे जैसे आपने अपनी उम्र के साथ साथ जयपुर को भी बढ़ते हुए देखा है, है जी। तो बचपन से लेके अब तक का जयपुर आपको कैसा से कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा जन्म तो अलवर में हुआ, ओके। और मैं जयपुर में पहली बार 1986-87 में आया, ओके। और ट्रेन से आया। मेरा गांव यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, अलवर जिले में। और ट्रेन में मैं, एक एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उस हाँ एग्ज़ाम हाँ। को देने मैं और मेरा दोस्त पहली बार जयपुर आए। हम लोग गांधीनगर स्टेशन पर रुके। मॉर्निंग में एक ट्रेन आती है, और वहाँ से हमारा एक गांव का एक व्यक्ति वहाँ रहता था, किराए पर कमरा लेके, गैरेज पोर्शन में रहता था। हम उसके कमरे पे गए। उसने कहा कि हम लोग जल्दी फ्रेश होने जंगल चलेंगे, हम्म। और तुम लोग जल्दी फटाक से डिब्बे ले लो और चलेंगे, क्योंकि यहाँ टॉयलेट नहीं है मकान में। ओके। हम लोग, मुझे याद है आज भी कि ये जो महेश नगर फाटक है, ये पहले भी ऐसे फाटक हुआ करता था। टोंक फाटक पर पुलिया नहीं थी, फ्लाईओवर ब्रिज नहीं था। हम लोग वहाँ से निकले और 1-1.5 किलोमीटर दूर गए, जंगल में फ्रेश होने गए, वापस आए, और देखा कि उस समय पूरा कुछ टोंक फाटक पे पुराने लोग बसे हुए थे। उसके बाद ये पूरा महेश नगर और पूरा जो है, इनमें कुछ नहीं था। कुछ जंगल। प्लॉट्स की कुछ स्ट्रक्चर थी, कुछ बाउंड्रीज थी, और खाली पड़ा था, रेत पड़ी हुई थी, कच्चे रास्ते थे। ये सब एक सीन था 1986-87 का। हम वॉल सिटी में गए, हम पेपर देने गए, हमारा सेंटर था अंदर किसी सरकारी स्कूल में, और बड़ा खुला खुला जयपुर था।
उस समय मुझे याद है कि उस समय ऊंट गाड़ी जयपुर में चलती थी, बैलगाड़ी जयपुर में चलती थी 86 87 में। और गांव की महिलाएं लुगड़ी लहंगा पहने हुए रंग बिरंगी, और सब्जियां बेचने के लिए, बहुत सारे आइटम बेचने के लिए, घड़े वगैरह बेचने के लिए। और वहां पर पूरी जो एक दोनों जो रोड हैं, जैसे चौड़ा रास्ता है, जोहरी बाजार है, उसके दोनों तरफ जो है आज भी आपको दिखाई देगा हाँ कि हाँ। मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, बेचते हैं कुछ बिक बिल्कुल। रहे हैं। तो ऐसे एक पूरी एक लाइन होती थी, और उसमें आज तो महिलाएं साड़ी पहन करके और वहाँ कुछ काम करती हैं, सूट सलवार पहन के, गांव की ड्रेस पहन के वो महिलाएं बैठी रहती थी। वो सीन हमने देखा है। और जयपुर का उस समय का जो मिजाज था बड़ा शांत था, बड़ा ठहरा हुआ शहर था। उसमें ब्लेंड था ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का, ओके। एक नए जमाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। तो एक बीइंग ए कैपिटल, शासन यहाँ से चलता था, सिविल लाइन भी उस समय थी, है ना। लेकिन ये सब फ्लाईओवर्स नहीं थे, फाटक होते थे। तो कई आधा घंटे एक एक घंटे तक रुकना पड़ता था। रिक्शा, जैसे हम लोग रिक्शे में कहीं गए थे तो बैठे थे रिक्शे में, एक उस समय एक विक्रम चलता था, एकमात्र टेम्पो, तो बड़ा अजीब लगता था हमको कि ठक ठक बड़ी आवाज करता था। विक्रम। ऐसे 3 पहिए का एक विक्रम होता था, अच्छा, जैसे वो बड़ा सा आगे मुंह और बड़ा सा पीछे आगे मुंह पूरा और बड़ा, बहुत आवाज करता था, डीजल से चलता था, धुआं निकलती थी। वो खत्म ही हो गया, बहुत दिनों पहले खत्म। ये एक जयपुर था उन दिनों का। और आज का जयपुर। बिल्कुल बदलाव की ओर, एकदम बदल गया। अट्टालिकाएं बन गई, कंक्रीट के जंगल के रूप में बहुत ग्रोथ हो रही है। ठीक है। एक टाइम वो था जब आप आए कि आप महेश नगर के आसपास है, आप पूरा जंगल बता रहे हो, और एक टाइम आ जाए कि आज महेश नगर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो जयपुर तो काफी बदला है सर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्लान्ड नहीं है जयपुर। जयपुर में जो प्रॉब्लम है कि कॉलोनियां ताबड़तोड़ तरीके से बस गई, बिना अप्रूवल के, बिना रेगुलाइजेशन के। और नगर निगम, जेडीए जैसी बॉडीज हैं निश्चित तौर पर, लेकिन टाउन प्लानिंग पुअर है। तो सर जैसे मैं बात करूँ कि अगर आपने कहा कि नगर निगम बॉडीज है, टाउन प्लानिंग पूरा, जब मैं आया सीकर से, पैसों का बैग भर के ले आया और लाके मैंने कहा वो ये 50 बीघा जमीन मेरी, और चाहे जैसी मैंने बिल्डिंगें ठोक दी। अब उसके बाद जो बिल्डिंगें बन रही हैं उन पे ना तो किसी नगर निगम का कुछ है कि ये बिल्डिंग इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। फिर पता चला 5 साल बाद वहीं नगर निगम के जेसीबीयाँ लेके आ रहे हैं, उधर से तोड़ रहे हैं, उधर से तो, जबकि मुझे बनाने की परमिशन वहीं से आती है। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग मिलती है सारी परमिशन तो वहीं से निकलती है। देखिए, इस टॉपिक पर हम बहुत कम बात करेंगे, जी। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। एक जो प्रॉब्लम है जयपुर के साथ, वो और शहरों में नहीं है। वो प्रॉब्लम है हाउसिंग सोसाइटीज की। गृह निर्माण जो सहकारी समितियां हैं, उनमें बड़ी समस्या है। आप देखेंगे बहुत सारे लिटिगेशन होते हैं, बहुत सारे लोग जेलों में भी हैं, और बहुत लोग ठगे गए बेचारे, जी। डबल डबल पट्टे दे दिए गए। ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है, इसके पीछे बड़ा नेक्सस भी है। तो ये एक टची विषय है ना। इससे बेहतर है हम लोग आगे दूसरी बात करें, कल्चर की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, जयपुर की हेरिटेज की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर का नाम है। क्या आपको लगता है जो ओल्ड सिटी है, जो चार दीवारी है, जयपुर की आत्मा वहीं है आज भी, या फिर जो नया जयपुर बस रहा है उसने अपना नया रूप ले लिया है? देखिए, अब मैं आपको एक यात्रा में बताऊं। मैं 85 86 के जयपुर की मैंने बात की, ठीक है, जब मैंने पहली बार देखा। मैं वर्ष 1999, 2000, 2001 के जयपुर की भी बात करता हूँ, आपसे 25 साल पहले, और आज की मैं बात करता हूँ। 99 2000 में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था। जयपुर तेजी से ग्रो कर रहा था, फ्लाईओवर्स बनने लगे, रिंग रोड का प्लान आया, मेट्रो का प्लान आया, उस पर चर्चा होने लगी, उसका ड्राफ्ट बनने लगा, डीपीआर बनने लगी। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया पहले से थे लेकिन डेवलप्ड नहीं थे। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने की ये शुरुआत, 2000 में शुरुआत हुई। ये सब उस समय हुआ। क्योंकि 91 में, 1991 में आपको पता है एलपीजी आया देश में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर को एक बूम मिला, और जो राइडर्स थे, जो बहुत सारे परमिट सिस्टम था, लाइसेंस सिस्टम था, कोटा सिस्टम था, वो खत्म हुआ। तो उस 10 साल का फर्क जयपुर में सीधा दिखाई देने लगा वर्ष 2000 में। और 21वीं शताब्दी का जो जयपुर था वो एकदम ग्रो करने लगा, हाई राइज बिल्डिंग बनने लगी, अपार्टमेंट्स बनने लगे। अपार्टमेंट्स का कल्चर तभी, उससे पहले नहीं था। 2000 के पहले। और आज का 2026 का हम बात करें तो बहुत तब्दीली हो गई है। 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं, आरओबी तो बनी गए हैं ज़्यादातर। और प्रॉब्लम अभी भी बोटल नेक्स हैं, ट्रैफिक जाम की अभी भी प्रॉब्लम। आपने बात की कि जो वॉल सिटी है, जयपुर की आत्मा क्या अभी भी वही है? और बहुत एक्सटेंशन हो गया है जयपुर, बहुत उपनगरों के रूप में, सब टाउन्स के रूप में। जैसे सब कल्चर आगे मूव हो जाती है, जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, ऐसे दिल्ली में आगे एक्सटेंशन हो गया है।
जयपुर का भी एक्सटेंशन ऑलरेडी हो रहा है। ये वैशाली नगर अलग है, सांगानेर की तरफ है पूरा अलग है, आगरा रोड एक अलग सबर्बन एरिया हो गया, सीकर रोड एक अलग सबर्बन एरिया हो गया, ऐसे अलग अलग फैला हुआ है और भी ज्यादा फैलेगा। लेकिन जो लोग जयपुर के वॉल सिटी के निवासी हैं मूल, उनकी आत्मा अभी वहीं रहती है। उनके बच्चों ने प्लॉट ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, जयपुर सिटी से बाहर निकल गए, क्योंकि वो बार बार ट्रैफिक से, जाम से, और बहुत मतलब एक तरह के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता था, तो उनका थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता था, वो निकल गए। लेकिन जो लोग हैं उनके साथ या तो गए उनके पेरेंट्स, ग्रांट्स, या यहाँ पर रुक गए। लेकिन आज भी उनको सुबह याद आती है, सुबह 4 बजे 5 बजे वो मुर्गे की आवाज़, वो मंदिरों की घंटी, उसके बाद गाय, कुत्ता, चींटियां इनको चुगा लेते हुए, इनको रोटियां लेने के लिए हाथों में ले लेके औरतें, महिलाएं, पुरुष बाहर निकलते हुए, फिर मंदिरों के दर्शन करते हुए, तिलक लगाते हुए, फूल मालाओं के वहाँ पे जो दुकानें हैं वो स्टॉल्स, और उसके बाद में नाश्ता का जब टाइम होता है तो एक कचौरी की एक अलग खुशबू, अलग अलग तरह की चीज़ें, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अनमैच्ड हैं, जो वॉल सिटी में ही बनती हैं, और उनका टेस्ट आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं। और परंपराएं 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्षों से ही चल रही है। वो उनकी जो आत्मा है वो वहीं अटकी हुई है उस सिटी में। वो फ्लेवर, रात को आप 1 बजे भी निकलेंगे, 12 बजे भी निकलेंगे, तो आपको चहलकदमी वहाँ कुछ ना कुछ दिखाई दे जाएगा। आपको माचिस लेनी है, रात को 11 बजे भी आपको दुकान खुली हुई मिलेगी, आपको मिल जाएगी चीज़। नई कॉलोनी में आपको ये चीज़ें, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप बाहर निकलेंगे, लोग आपस में बातचीत करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, एक ही मकान, बहुत सारी कुछ हवेलियां बनी हुई हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बिल्कुल पास में, इधर यहाँ रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत करते हैं। एलिनेशन नहीं है। जो बाहर की नई कॉलोनियां हैं उसमें एलिनेशन हो गया, अलगाव जो है एक अलग तरह का। और ये इस अलगाव का कारण भी है हमारा मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मैं कहूँ कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, इनकी जो हवा है उसने एक इंटरजनरेशनल गैप पैदा किया। एक अंतर पीढ़ी है, अंतराल आया है। एक पीढ़ी, अब जो पुरानी पीढ़ी है, उससे थोड़ा अलग सोचने लगी है। वो एक नया मॉडर्न मकान बनाना चाहती है, जिसमें एसी भी लगे, जिसमें कार की पार्किंग हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो। उसको वॉल सिटी दम घुटने वाला जैसा लगता है। लेकिन जो पुराना आदमी वहां रह रहा है, उसको कल्चर चाहिए, उसको ट्रेडिशन चाहिए, उसको कस्टम चाहिए, उसको काई छे, कड्डे जारो छे, अठे छे, बठे छे, उसको एक ढूंढाड़ी भाषा का एक अपना अपनत्व जो है वो चाहिए, वो वहां नहीं मिलेगा। वो उस हिंदी वाले और तो अब जो जयपुर बना है, चारों तरफ जो फैल रहा है जयपुर, जिसका विस्तार हो रहा है, वो जयपुर एक मेल्टिंग पोर्ट बन गया। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग, पूरे राजस्थान से तरह तरह के लोग, ब्रज के लोग आ रहे हैं, करौली से, सवाई माधोपुर से दूसरे लोग आ रहे हैं, हाड़ौती के लोग आ रहे हैं, शेखावाटी के लोग आ रहे हैं, मारवाड़ मेवाड़ के लोग आ रहे हैं, ढूंढाड़ तो यहीं यही है, इधर से दौसा के लोग आ रहे हैं, इधर अलवर मेवात के लोग आ रहे हैं। सब कल्चर्स जो हैं राजस्थान में, मैं मानता हूँ कि 25-30 कल्चर, बोली, भाषाएं हैं। क्योंकि ज्यादा यहाँ ही। पे 23 रियासतें थी, 19 रियासत थी, और 3 ठिकाने थे, एक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। इनसे मिलकर के पूरा राजस्थान बना। और राजस्थान बना, जो पूरा संपूर्ण एक राजस्थान बना उस समय, बृहद राजस्थान, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, नव संवत्सर था। वल्लभ भाई पटेल ने उसका उद्घाटन किया। 30 मार्च भी थी, इसलिए राजस्थान दिवस जी 30 मार्च को मनाया जाता है। जी जी। नई सरकार ने एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल की, कि इसको हिंदू तिथि से मनाया जाए। क्योंकि पटेल साहब ने कहा था कि आज बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है, आज सृष्टि की रचना हुई थी, नव संवत्सर है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तदनुसार 30 मार्च 1949 की यह बात है, उस दिन नव संवत्सर था। तो पटेल साहब ने कहा कि आज ये ऐसा शुभ दिन है जिसमें हम एक राजस्थान के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, और राजस्थान एक स्टेट के रूप में निर्मित हो गया है। क्योंकि स्टेट में 3 चीजें होनी चाहिए थी, एक जोग्राफिकल एरिया हो, एक उसकी सरकार हो, और एक उसकी कैपिटल हो, राजधानी हो जहां से शासन चले। तीनों चीजें उस समय मौजूद थी। जयपुर कैपिटल था, जोग्राफिकल एरिया था, बृहद राजस्थान, फिर बाद में बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई, जैसे मत्स्य संघ वगैरह ये हाँ सब हाँ बने हाँ थे बिल्कुल। स्टार्टिंग में। तो पूरा एक बृहद राजस्थान बन गया, और ये दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। नववर्ष, तो हिंदू अब इस नववर्ष। सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि नव संवत्सर पर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाया जाए। चाहे वो 30 मार्च को आए, चाहे 31 को आए, चाहे 19 को आए। तो अच्छा 19 मार्च को आ गया था, तो मनाए। नव संवत्सर कितना अच्छा दिन है। तो राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस उस दिन मनाया जाने लगा। तो जयपुर राजधानी बन गया। अब जयपुर को राइज होना ही था।
तो अब जयपुर के साथ जो उसकी एक संस्कृति जुड़ी हुई है, वो संस्कृति निश्चित तौर पर अलग हो नहीं सकती। जयपुर पिंक सिटी के रूप में उसकी पहचान है, राम सिंह जी ने उसको पिंक सिटी नाम दिया। और मैं ये कहूं कि जैसे आप चर्चा कर रहे थे अभी, कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या बदलाव है जो आप पुराने जयपुर में और नए जयपुर में देख रहे हैं। जी। तो मैंने इंटरजनरेशन गैप बताया। एक चीज और मैं बताऊंगा, एक सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री ऑकबर्न, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, उन दोनों ने काफी काम किया सोशोलॉजी में आज से 70-80 साल पहले। उन्होंने एक टर्म दी, कल्चरल लैग। हमारे यहाँ संस्कृति दो तरह की होती है, एक मेटेरियल कल्चर, एक नॉन मेटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति मतलब हमारे यहाँ संसाधन, जैसे माइक है, मोबाइल है, सोफे हैं, हम सब बैठे हैं, घड़ी है, दीज आर द मेटेरियल कल्चर। ठीक है। ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है, सिविलाइजेशन का। एक प्योर कल्चर होती है जो नॉन मेटेरियल कल्चर होती है। वो क्या है? हमारी भाषा, हमारी जीवन शैली, हमारे रीति रिवाज, हमारे नॉर्म्स, ठीक है, हमारे जिससे कस्टम्स, इंसान को जाना जो जाता है। जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो दिखाई थोड़ी देती है। नहीं नहीं नहीं। तो मेटेरियल कल्चर दिखाई देती है, नॉन मेटेरियल कल्चर दिखाई नहीं देती। लेकिन होता क्या है कि समय के अनुसार मेटेरियल कल्चर बहुत तेजी से बदलती है। लोगों के पास बहुत सारी चीजें, सुविधाएं आती है। हमने कभी सोचा था आज से 50 साल पहले कि हम लंदन में बैठे हुए किसी बच्चे से वीडियो कॉल पे सीधे बात कर सकते हैं? नहीं। गांवों में आप बताओगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ बना रहे हैं। आपको पता है जब चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो लोगों ने नाम लिया कि भाई ये आदमी वहां चला गया, तो गांवों में क्या प्रतिक्रिया थी? मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन मैं जब समझदार हुआ 8-10 साल का, तो मुझे याद है, तो लोग कह रहे थे कि बेवकूफ बना रहे हैं, वैसे ही अमेरिका बेवकूफ बना रहा है, दूसरे देश बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे चांद पे कोई जा सकता है क्या आदमी? नहीं जा सकता, ये तो वैसे ही कोई अफवाह है। ऐसे ऐसी रूमर थी। तो कल्चरल लैग हो गया, मेटेरियल कल्चर आगे निकल गई, नॉन मेटेरियल कल्चर पीछे रह गई। मतलब हमारी जो भावना है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो हैं, वो अभी वही हैं, मतलब वो उससे स्पर्श किए हुए हैं। और जो मेटेरियल कल्चर है वो बहुत आगे भाग गई है तेजी से। तो जो गैप है, दैट इज कल्चरल लैग। ये सांस्कृतिक विलंबन है। इस विलंबन की वजह से जो सोच है नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी, उसमें अंतर आना स्वाभाविक है। तो मतलब ये है कि जो जयपुर की आत्मा आपके हिसाब से अभी भी पुराने शहर में ही है। निश्चित तौर पर पुराने से जो नया शहर है वो नया जो रूप नहीं ले पाएगा उस चीज़ का। और आपने बात की जैसे कचौरियों की, इनकी, तो आपकी फेवरेट डिशेज कौन सी और कहाँ कहाँ की हैं जयपुर में? देखो, मुझे एक मिठाई बहुत पसंद आती है जिसमें एडल्ट्रेशन होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। ओके। सौंध्या की मूंग थाल। अच्छा। सौंध्या, सौंध्या हलवाई अभी टोंक फाटक पे भी आ गया, पहले शहर में था। और उसके यहाँ एक आलू की कचौरी भी बनती है। मैं जब जयपुर में एसडीएम था तो एग्जाम होती हैं बहुत सारी, तो एग्जाम्स में ड्यूटी लगती है, तो बाबा हरीशचंद बार गए वहाँ पर, तो उसमें सौंध्या हलवाई की दुकान भी है उसके पास ही हुई। तो मैंने कहा, मेरे मेरे पीछे सुपरवाइजर बैठा था, मैंने कहा यार खुशबू आ रही है बहुत, हम लोग बॉलेरो में थे। तो उसने कहा सर सौंध्या हलवाई की दुकान है, तो गरम गरम कचौरी खिलाते हैं। अरे मैंने कहा यार नाश्ता भी नहीं किया, खाते हैं। तो हमने स्कूल का इंस्पेक्शन किया, सब फ्री होने के बाद में हम बाहर निकले तो उन्होंने गरम गरम आलू की कचौरी, वो गरम ही अच्छी लगती है, क्या स्वाद था। हालांकि पहले हमने खाई थी, लेकिन पहले वो ठंडी होकर के खाते थे, लेके कोई आता था, खिलाता था कई बार। और वो सौंध्या का मूंग थाल, ताजा बना हुआ, ये अनमेस्ड है। अच्छा, इसमें कोई एडल्ट्रेशन की संभावना भी नहीं होती, क्योंकि ताजा बनती हैं तो वो तेल भी एक बार ही यूज करते हैं, हाँ तो हाँ। बार बार यूज करने से वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है, सेचुरेटेड हो जाता है। लेकिन वो उसको बार बार यूज नहीं करते हैं, तो अच्छा एक, तो ये चीजें परंपरा का हिस्सा है, सैकड़ों वर्षों का हिस्सा है। उसके अलावा कोई और 5 जगह जहाँ आपको? देखिए, मैं हमारे यहाँ 3 हेरिटेज जयपुर की मुझे बहुत अच्छी लगती है। हवा महल से जयपुर पहचाना जाता है। हवा महल का जब चित्र लगता है तो आपने गौर से देखा कि ये इसकी आकृति कैसी है? बिल्कुल देखा है सर। मुकुट जैसी आकृति है, ठीक है। शहद का एक छत्ता होता है, इसमें बाहर जो खिड़कियां उभरी हुई हैं वो शहद के छत्ते जैसी हैं। 953 छोटी छोटी आली हैं, इसमें खिड़कियां हैं। 1799 में जब सवाई प्रताप सिंह ने इसका एक विजन सोचा, इसका बनाने का प्लान किया और बनाया 1799 में, तो उसको भी ये अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसा जयपुर का सिंबल बन जाएगा। अच्छा। राजस्थान भी हवा महल के नाम से जाना जाएगा। आपको मैं बता दूं इसका आइडिया कहां से आया सवाई प्रताप सिंह को? इसका आइडिया आया खेतड़ी के महल से। वो खेतड़ी गए थे, झुंझुनू के खेतड़ी में, खेतड़ी राजा का महल था जहां पहले विवेकानंद भी रहे थे। वो वहां गए थे तो वहां एक ऐसा उन्होंने झरोका देखा हवादार, उससे प्रेरणा पाकर उन्होंने कहा मुझे जयपुर में ऐसा हवा महल बनाना है। तो पवन महल, हवा महल, ये उन्होंने बनाया।
जिसमें 953 और 5 मंजिल का बनाया और बड़ा शानदार एक मुकुट की तरह। मुझे हवा महल को देखना, हवा महल के पीछे मैं कई बार गया हूं, वहां बैठना, वहां देखना, वो बड़ा सुकून देता है। इसी के पैटर्न पर जो सवाई प्रताप सिंह ने दूसरी एक चीज बनाई, वो बनाई आमेर के पास में मानसागर झील है, जिसमें जल महल है। जल महल। उसके सामने परशुराम द्वारा वगैरह है, जहां अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे। जब जयपुर बसा था तो वहां अश्वमेध यज्ञ हुआ था। जल महल, जिसको मानसागर झील कहते हैं, उसमें भी एक वो जल महल बना हुआ है बिल्डिंग। वो भी 5 मंजिल की बिल्डिंग है, वो भी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अच्छा, जो जल के जल का अंदर महल जो है, वो 5 मंजिल का है, जल नीचे, के नीचे है। ये नई न्यूज़ मुझे सुनी। जल महल के बाहर, अब चूंकि पहले गंदगी थी बहुत ज्यादा, हम जाते थे, अब बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कर दिया उसको। तो मुझे वहां रुकना, उसको पानी को देखना, उसमें अंदर बिल्डिंग डूबी हुई है, उसको निहारना। अब उसको बैन भी कर दिया, पहले हम शायद एक बार गए भी थे वहां तक, वर्षों पहले। अब कोई नहीं जा सकता, उस पर स्टे वगैरह है। उसको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, हमारी विरासत जो कछवाओं की राजधानी आमेर थी, तो आमेर जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चौथी जगह मैं जो पसंद करूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी पूछोगे निश्चित तौर पर, कि जयपुर 1727 में बसा, और जयपुर से पहले एक शहर है जिसके आधार पर जयपुर बसा। नहीं, वो उस पे मैं बाद में आऊंगा। तो उस पर पहले आप बाद आप में आओगे। पहले आप अपने। तो मुझे वहां भी जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे सांगानेर जाना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सांगानेर के बारे में एक रोचक तथ्य है, मतलब यस, जो कि मैंने अभी स्टडी भी की थी, आपने कोई बुक भी लिखी है, कि सांगानेर जयपुर से भी 200 साल पहले बसा हुआ है। हाँ, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सांगानेर से विधायक हैं। ओके। उनकी पहल पर उन्होंने कहा कि यार सांगानेर पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कुछ इस पर डॉक्यूमेंट बनाया जाए। तो हमने सांगानेर एक संपूर्ण परिक्रमा, एक ऐसी छोटी किताब हमने लिखी है, 100 पेज की। उसमें सांगानेर का हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड है, कल्चर है, इकोनॉमी है, आज है और कल है और कल है, ओके। फ्यूचर तक। इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य भी है। तो सांगानेर जयपुर से 200 साल पहले बसा हुआ शहर है, वेल प्लान्ड सिटी। कछवाओं के राजा थे पृथ्वी सिंह कछावा, उनके पुत्र थे 16-17, फिर बाद में 12 बच गए वो। और उनके पुत्र थे सांगा सिंह कछवा, जिन्होंने विवाह भी नहीं किया था बाद में। और उन्होंने उस सांगानेर को बसाया। कब बसाया? 1526 में, जयपुर से 201 साल पहले। वहां पर वही 4-5 दरवाजे हैं। त्रिपोली आज भी है सांगानेर में, दौसा दरवाजा सांगानेर में है, सांभर दरवाजा सांगानेर में है, आमेर गेट, आमेर दरवाजा सांगानेर में है। तो जो त्रिपोलिया वहाँ है और जो त्रिपोलिया बाजार यहाँ है, इनके दरवाजे में कोई हाँ, समानता ये है? बड़ा है। और उस सांगानेर के पैटर्न को फॉलो किया गया जब जयपुर की रचना हुई थी, जयपुर बसाया गया था, तो ओके। सांगानेर को विजिट किया गया था वास्तुकारों के द्वारा। तो विद्याधर भट्टाचार्य और ये सब जो लोग थे, इन्होंने जयपुर का, इसका, सांगानेर का विजिट किया। तो सांगानेर में ये सारी चीजें हैं। चौपड़ भी आज है सांगानेर में। एक और तथ्य है, वहां पे एक मालपुरा गेट है, चाकसू गेट भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। चाकसू बॉर्डर होता था, चाकसू मेवाड़ के अधीन था। मेवाड़ में उस समय संग्राम सिंह राजा थे। सांगा, सांगा सिंह थे, सांगा, बाबा सांगा कहते हैं उनको। उस सांगा के नाम से प्रेरित होकर के पृथ्वी सिंह कछावा ने अपने बेटे का नाम सांगा सिंह कछवा रखा था। चाकसू मेवाड़ राज्य का हिस्सा था, और चाकसू से पहले सांगानेर से थोड़ा आगे, दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, ये यहां पर आमेर साम्राज्य का हिस्सा था। ये डिवीजन लाइन थी दोनों के बीच में, बहुत कम लोगों को पता होगी। मालपुरा दरवाजा एक बना हुआ है वहां पे, बहुत सुंदर है, क्योंकि मालपुरा भी पुराना शहर है। मालपुरा दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है सांगानेर में बना हुआ। अब तो बड़ा अच्छा उस पर हाँ। विरासत को संभाला है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत डेवलपमेंटल टास्क हो रहे हैं। उसके ऊपर बहुत अच्छी जगह है। उसकी एक गुम्बद बनी हुई है ऊपर। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 10 जनवरी 1562 को, जब अकबर बादशाह जो थे, मुगल बादशाह, उनका लवाजमा यहां से निकला था, और सांगानेर में वो वहां पर रुके थे। आज का जहां जो हॉस्पिटल बना हुआ है सांगानेर का, जनरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस वही महल था। उस महल के बिल्कुल पास में अकबर का लवाजमा पूरा रुका था। फिर आगे वो सांभर की तरफ रवाना हुए थे, वहां से मेड़ता की तरफ, सांभर की तरफ, क्योंकि वो अजमेर जा रहे थे ख्वाजा साहब के यहाँ। तो जो मालपुरा के गेट पर गुम्बद है, वहां मुलाकात तय करवाई मुगल सम्राट अकबर और आमेर के जो सम्राट थे राजा भारमल। दोनों की मुलाकात 10 जनवरी 1562 को सांगानेर में जो मालपुरा गेट है उसके गुम्बद पर हुई थी, ऊपर। पहली मुलाकात। ये तथ्य सांगानेर के निवासियों को पता नहीं है। मैं जब सांगानेर था, लोगों से पूछता था, पड़ोसियों से, कि यार इस गुम्बद पे कुछ हुआ था, तो हमने जब इतिहास को खंगोला, सिटी पैलेस भी गए हमने सांगानेर का नक्शा निकाला,
सांगानेर का नक्शा 400 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ, वो नक्शा हमने किताब में छापा है। वो नक्शा एज इट इज अभी भी सांगानेर उसी पैटर्न पे पूरा वॉल्ड सिटी। इसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी चारों तरफ, पूरी दीवार थी। कवर्ड था। हाँ, मोहम्मद इस्माइल जो प्रधानमंत्री थे जयपुर के, MI रोड जिनके नाम पर बसा हुआ है, हम्म। तो वो दीवार थोड़ी सी खंडर सी हो गई थी, लोगों ने एनक्रोचमेंट भी कर लिया था, उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, तो उसको खंडर दीवार को फुटवा दिया गया। और आज का जो उस समय इसकी हवाई अड्डे की परिकल्पना थी, उस समय 1900 के आसपास की बात होगी, ब्रिटिश काल था, इसका सारा पत्थर बाउंड्री का जो एयरपोर्ट की बाउंड्री बनी हुई है उसमें लगवा दिया गया। ओके, तो ये चार उसी दीवारी टाइम का, से। परकोटे का। हाँ, मिर्जा इस्माइल जो थे उन्होंने ये फिर परकोटा हटवा दिया, क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो रहा था, तो हटवा करके तोड़वा करके उसके पत्थर जो है एयरपोर्ट में लगे। ये लोग बताते हैं। तो सांगानेर और जयपुर के बीच कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते भी थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल थे, क्योंकि सांगानेर आमेर का हिस्सा था, जयपुर तो था ही नहीं। ये पृथ्वी सिंह कच्छावा ने 12 कोटड़ियां अपने बेटों को भेंट कर दी थी, अलग 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 12 कोटरियों में, जो जैसे नाथावत हैं, खंगारोत हैं, ये सब हैं। तो 12 कोटरियों में सांगानेर जो था, चूंकि सांगा सिंह कच्छावा जो थे, जिनको बाबा सांगा कहते हैं अब, तो वो तो एक तरह के भीष्म पितामह थे कच्छवाओं के। उन्होंने शादी नहीं की और आमिर शासन की हमेशा रक्षा की। तो अफगान भी गए वो, जब राजा मान सिंह युद्ध लड़ने के लिए वहां पर गए थे, तो उनकी मदद भी उन्होंने की थी, मतलब अदृश्य रूप से, ऐसा कहते हैं। सांगानेर जो था, एक इतिहास की किताब में लिखा हुआ है कि ये द्रव्यवती नदी जो थी, ये यहां से सांगानेर के पास से निकलती थी, कल कल होता था। मुझे एक व्यक्ति मिला जिसकी उम्र 55 साल थी, 50-55 साल, मेरे समकक्ष था सांगानेर में। उन्होंने कहा कि सर, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले द्रव्यवती नदी इतनी साफ थी, इसके पास पौधे भी थे, वो कूचे जो उग जाते हैं ऐसे भी थे, और हरियाली थी बहुत ज्यादा। तो इसका पानी, हम झुक करके इसका पानी पीते थे। अब ये द्रव्यवती जो है अमानिशा नाला बन गया, हालांकि अभी पुनरुद्धार हुआ है और काफी अच्छा इसमें काम हो रहा है। तो सांगानेर था, जयपुर था ही नहीं। वहां से सीधे आते थे, जब सांगा सिंह जिन्होंने इसको बसाया वहां से घोड़े पे आते थे, तो उनका इतनी सुरीली, इतनी सुरम्य जगह लगती थी, पेड़ पौधे थे, द्रव्यवती नदी बहती थी कल कल करती हुई, और बड़ी सुंदर जगह थी। उन्होंने कहा कि ये स्थान है, वहाँ कुछ पहले से कुछ ना कुछ बना हुआ था, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा नगर, और सांगा के नाम पर उनका नाम, उसका नाम सांगानेर रखा। ओके। तो आमेर से इसका रिश्ता था, और उसके बाद में जयपुर बसा। तो जयपुर और सांगानेर के बीच में बहुत डिस्टेंस थी उस समय, अब तो एक्सटेंशन होकर के मिक्स ही हो गया। अब तो सारा एक ही है, पूरा जयपुर। आपको लगता है कि जयपुर अपने आधुनिक और ऐतिहासिक जो एक के बीच तालमेल बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है? हाँ, देखिए, मैंने पहले ही बताया शायद कि जयपुर सिटी नाउ ए डेज इज ए ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। आप देखिए, IT सेक्टर बहुत बूम पर है यहाँ, 6,000-7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। स्टार्टअप में लोग IT टेक्नो सेवी हो रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है बहुत आगे जा रही है, जैन जी है, बहुत ही अवेयर है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही डायनेमिक है, ऊर्जा से परिपूरी है। और दूसरी तरफ जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो पहली वाली पीढ़ी है, वो निश्चित तौर पर वानप्रस्थ के दौर में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार खड़ी है। उन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो जड़ है, वो जुड़ी हुई है जयपुर शहर के साथ, जयपुर की विरासत के साथ, जयपुर की हेरिटेज के साथ, और नई पीढ़ी को वो मार्गदर्शन देने का काम कर रही है। तो एक ऐसा मेल्टिंग पोर्ट है यहाँ पर एक कल्चर का, कि और डिफरेंट कल्चर भी आकर के यहाँ पर आ गई, और वो जयपुर की हो गई, बस गई। और ऐसा कहते हैं कि जयपुर में जो आ गया वो यहीं का होकर रह जाता है, कहीं जाता नहीं है। तो जयपुर में एक खूबी है, जयपुर एसिमिलेट कर लेता है सबको, आत्मसात्मीकरण कर लेता है जयपुर, विभिन्न लोगों को, विभिन्न प्रकार के बिजनेसेज को, और आदमी यहाँ अपनी कुछ ना कुछ आजीविका ढूंढ लेता है, बना लेता है, और वो यहीं का रह जाता है, यहाँ का बस के रह जाता है। ये खूबी तो मैंने की है, क्योंकि मैं भी जयपुर जब आया था तब ऐसे आया था, फिर कुछ साल रहा, फिर सोचा कि चलो अब जयपुर से जाते जी। हैं। लेकिन वो 10-15 दिन का ही विछड़न था, 10-15 दिन बाद नहीं, वो वापस चलेंगे जयपुर ही। तो आज जयपुर में अपना सब कुछ किया हुआ है। एक चीज सर, जैसे जयपुर अभी जिस उस पर बढ़ रहा है, तो आप 20 साल बाद के जयपुर को किस तरह से देखते हो? ये बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बता रहा था कि 86-85 का जयपुर, वर्ष 2000 का जयपुर, और 2025-26 का जयपुर, जिसको हम जी रहे हैं आज की प्रॉब्लम सबको पता है। बोटल नेक्स हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है,
जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और सरकार ने बड़ा जबरदस्त तरीके से सोचा है। द्रव्यवती नदी के ऊपर से एक पूरा फ्लाईओवर वहां से वहां तक बन रहा है। मेट्रो 2 का प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। विकसित राजस्थान 2047 का विजन और मिशन डॉक्यूमेंट पेश किया सरकार ने, उस पर काम कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। 47 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान होगी। उस हिसाब से पूरे टारगेट्स तय करने होंगे, एक एसओपी बनानी होगी, डीपीआर बनानी होगी, वो सब बन रही है। इसमें एक तो शॉर्ट टर्म प्लान होगा, एक मिड टर्म प्लान होगा, मीडियम टाइप, और एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान में 2030 का मास्टर प्लान, जोनल प्लान, ये सब तैयार हो रहा है। ठीक है। 2035 का प्लान तैयार हो रहा है मिड टर्म में, 2040 का प्लान तैयार हो रहा है, और 2047 का तो आज उसकी से स्ट्रेटेजी बन रही है, उसकी रणनीति बन रही है। तो 20-25 साल बाद हम जयपुर को एक ऐसे शहर के रूप में देखना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जैसे हैदराबाद के पास साइबराबाद बना, ऐसे एक जयपुर का एक ऐसा हब बने डिफरेंट चीजों को लेकर के। चाहे वो अपैरल बिजनेस हो, यानी कपड़े लत्ते का हो, यहाँ पर हैंड ब्लॉक प्रिंट का काम है जो सांगानेर और बगरू दाबू प्रिंट के रूप में बहुत जाना जाता है, विश्व में है, और जीआई टैग भी मिला हुआ है। जी जी। हमारे यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन, इसके लिए जयपुर जाना जाता है विश्व भर में। चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, कहीं भी हो, वहाँ शोज होते हैं और वहाँ इसका नाम है। जयपुर आईटी हब के लिए जाना जाता है। आई स्टार्ट, मैंने बताया कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कार देखो, स्टार्टअप एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप है जो जयपुर का है बेसिकली। जी जी। तो ऐसे आप देखेंगे जयपुर का लिटरेचर, जयपुर के साहित्यकार, जयपुर के कवि, जयपुर का पोथी खाना। पोथी खाना का मतलब एक ऐसी पुरानी लाइब्रेरी जिसमें पुराने स्क्रिप्ट्स हैं। अभी योजना बन रही है भारत ज्ञानम, जिसमें स्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। ठीक है। जैसे वंदे गंगा कार्यक्रम अब चल रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडी हैं उनको रिचार्ज करने का काम हो रहा है जन सहयोग से। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, लोग उसमें जुड़ रहे हैं, पिछले वर्ष से शुरू हुआ। आप ताज्जुब होगा आपको कि जो कुएं जिनमें पानी खत्म हो गया, जो हैंडपंप जो सूख गए, जो तालाब बावड़ी सूख गए थे, जिन पे काम हुआ वो जीवित हो गए। कर्म भूमि से मातृभूमि, एक प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर के एक कार्यक्रम है, वो भी वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम है। 50,000 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स हैं वाटर बॉडी की, वो रिचार्ज हो गई, वो सारे पूरे उनमें राजस्थान पानी में। आ गया। और अब सेकंड फेज का अभी शुरू हो गया, ये 25 मई से 5 जून तक चलेगा, विश्व पर्यावरण दिवस तक। उस पर और तेजी से काम हो रहा है। ये वो परिकल्पना है जो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 2047 का जो विकसित राजस्थान का विजन है उसको साकार करेगा। पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। ईआरसीपी, ये क्या? राजस्थान में 41 जिले हैं, 21 जिले को पेयजल मिलेगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आधे से ज्यादा राजस्थान उससे लाभान्वित होगा। ईआरसीपी, ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है, रामजल सेतु परियोजना, उस पर काम शुरू हो गया है। वो फिजा बदल देगी, जयपुर तक उसका पानी आएगा। बीसलपुर से पानी आ ही रहा है, यमुना नदी का पानी इधर आ गया, शेखावाटी में आ रहा है, जी। उधर माही, और उधर भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गुजरात से पानी लेकर के आ रही हैं ऐसी नदियों को। तो एक हर क्षेत्र में काम हो रहा है। इंडस्ट्री जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, एमओयू हो रहे हैं। सोलर पावर के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट इन द इंडिया। सबसे ज्यादा पोटेंशियलिटी है सोलर की। जयपुर को क्या मिल रहा है उनमें? जयपुर को बहुत मिल रहा है कि हम पावर एफिशिएंट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। पावर के मामले में, ऊर्जा के मामले में राजस्थान बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएगा, जयपुर भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पावर कट की ज्यादा समस्या नहीं है। मैं कई बार, हम लोग वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, जी जी। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं, पावर कट होता है। हमारे यहाँ कभी जाती नहीं लाइट। आप देखें किसानों को 25-26 जिलों में तो किसानों को दिन में लाइट मिल रही है। रात को परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिन में आप खेतों में पानी सिंचाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ काम हो रहा है। और वो जो परिकल्पना है विकसित राजस्थान 2047 की, वो मैं जब देखता हूं तो आप देखिए, चाहे महिलाओं का क्षेत्र देख लें आप, नारी शक्ति वंदन एक शुरू हुआ, उसके माध्यम से एक ऐसा माहौल बना कि महिला शक्ति बहुत आगे आई, हर क्षेत्र में आ रही है, आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं। युवा युवा बहुत लग रहा है, जोश से लग रहा है, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर अपनी मंजिल पाएगा। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। युवाओं में हौसला आया है, महिलाओं में जज्बा पैदा हुआ है। दूसरा, हम देखें किसान लोग,
किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है सरकार की तरफ से। तो किसान ये सोचता है कि मुझे ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बनाना है, मुझे हेल्प मिलती है, 10,000 रुपये मिलते हैं। मुझे गोवर्धन योजना में अगर मेरे पास पशुधन है, गोबर हो रहा है या गौशाला है या गाय हैं, तो वो गोबर जो है बड़ा उपयोगी है। आज जब ईंधन क्राइसिस की हम बात करते हैं तो गोबर गैस प्लांट, जिसको बायोगैस प्लांट कहते हैं, ये छोटे लेवल पर भी लगा सकता है किसान, जिसके 4 गाय भैंस हैं वो भी लगा सकता है, और बड़े लेवल पर भी लग सकता है। एलपीजी का विकल्प गोबर गैस, जिसमें मीथेन होती है, रसोई में आप आराम से भोजन बनाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं है एलपीजी पर डिपेंडेंट होने की, क्योंकि एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, 60% से ज़्यादा। ऐसे ही हम लोग 88% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उस पर डिपेंडेंसी है। गोबर गैस से एलपीजी का विकल्प, गोबर गैस से एक बायो सीएनजी बनती है, जिसको कंप्रेस्ड गैस कहते हैं, वो आपका सीएनजी का विकल्प। तो आप व्हीकल भी उससे चलाइए, यू कैन डू। तो जयपुर में कितनी जमीन है जिसपे इस किसान खेती करता है, मतलब जयपुर जिले में कितने किसान हैं? देखिए, जयपुर शो में हम जब जयपुर की जब बात करते हैं तो जयपुर जिला सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, जी। और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी काफ़ी बड़ा है। जयपुर में मॉडर्न तरीके से जो प्रगतिशील किसान है वो नए तरीके से खेती करने लगे। मैं देखता हूँ पोली हाउस बने हुए हैं, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, और कई सब्जियां और कई फ्रूट्स तो ऐसे हैं जो दिल्ली तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सीधे जाते हैं दिल्ली में बिकते हैं। हमने कहा भाई ये दिल्ली क्यों ले जा रहे हो, कि सर ये बहुत ए ग्रेड का है, इसका दाम जयपुर में मिलता नहीं है। तो जयपुर के जो किसान हैं वो अब प्रगतिशील किसान है, वो ट्रेडिशन तरीके की वजह से मॉडर्न तरीके से खेती कर रहा है, जिससे वो प्रगतिशील बन रहा है, कमाई उसकी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, और सरकार से भी उसको पूरा फायदा मिल रहा है। जैसे वाटर पॉन्ड बनता है, वाटर पॉन्ड पे पूरी सब्सिडी मिलती है। सोलर एनर्जी लगाने के लिए उसको वहां पर सोलर लाइट लगा लो, आपकी जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। कुसुम योजना में वो खुद भी यूज कर रहा है और बेच भी रहा है उसको। कुसुम योजना में सोलर लगा रहा है, बंजर जमीन है उस पर सोलर लगा दी। बागवानी योजना में बागवानी लगा रहा है, फ्रूट्स के पौधे लगा रहा है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है। मेडिसिनल प्लांट की योजना है जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, वो लगा रहा है। तो जयपुर का जो सीन है वो चेंज हो रहा है। आप देखिए ऑर्गेनिक मार्केट डेवलप हो रहे हैं। दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केंद्र है, सप्ताह में 3 दिन वहां पर ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है, आम लोगों को मिलती है, लोग जाते हैं छांट के ले आते हैं। बहुत बड़ा एक हॉल है जिसमें सब्जी मार्केट लगता है। तो किसान भी जयपुर के डेवलपमेंट में पूरा अपना सहयोग दे रहे बिल्कुल हैं। सहयोग दे रहे हैं। सर, जैसे प्रशासनिक सेवा के हिसाब से अगर बात करें तो उनके कैसे क्या प्लान्स है जयपुर को लेके? देखिए, हाँ, 2-3 चीज़ों की यहाँ एक समस्या है। मैं बहुत ही मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक तो हमारे यहाँ कोर्ट कैंपस, जो सेशन कोर्ट है बनी पार्क में, वहाँ बोटल नेक रहता है, वहाँ बड़ी समस्या है। पार्किंग भी बना दी गई, नई बिल्डिंग भी बना दी गई, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं। एक कलेक्ट्रेट है वहीं पर, और मिनी सेक्रेटरीट, 3 वहाँ पर सरकारी कार्यालय है। मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको शिफ्ट करने का प्लान बनाना चाहिए, जिससे, चूंकि वो वॉल सिटी के पास है बनी पार्क, उधर फिर चांदपोल आ जाता है, वहाँ पर महिला चिकित्सालय है, जनाना हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वॉल सिटी के पास। तो वॉल सिटी के पास में जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उनको ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ ट्रैफिक का बहुत ही स्मूथ मूवमेंट हो, कहीं रुकना नहीं पड़े। और एक मॉडल आप देखेंगे कोटा, सिग्नल फ्री जी। ट्रैफिक है वहाँ पर, कोई रेड लाइट अब नहीं है, और एकदम बहुत स्मूथ हो गया। उस पैटर्न को जयपुर में अडॉप्ट करना होगा, और मुझे लग रहा है कि सरकार इसमें काम कर रही है। आप देखेंगे कि जेडीए ने बहुत सारे जो प्लान है, नेक्स्ट मेट्रो 2 बन गई, एक वो द्रव्यवती नदी पर पूरा फ्लाईओवर, ओवर फ्लाईओवर बनेगा। तो ये 2-3 चीज ऐसे हैं, और ये ऑफिसेज अगर शिफ्ट हो गए अच्छी जगह कहीं हो गए। क्योंकि जैसे आपने बनी पार्क कलेक्ट्रेट का, क्योंकि वॉल सिटी के बगल में है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जयपुर शहर की खूबसूरती रुक है। जाता है जयपुर, जयपुर जाम हो जाता है, थम जाता है, जयपुर की स्पीड कम हो जाती है। एक सर, जैसे मेरा मेन कंसर्न रहता है, मैंने पहले जो एपिसोड था उसमें भी ये सेम सवाल उठाया था कि जैसे आज कोई भी फॉरेनर आता है, उसकी पहली जो ड्रीम सिटी होती है कि भाई मेरे को जाना है, तो अगर इंडिया में वो चूज़ करता है तो जयपुर का हवा महल होता है, उसका आमेर होता है, जयगढ़ होता है। वो वहाँ से मीलों सफ़र तय करके जयपुर पहुँचता है, और एक फ़ोटो की, मैं हवा महल के सामने एक फ़ोटो हो मेरी, बट वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से ये हो कि वो अगर फ़ोटो ले तो हवा महल की फ़ोटो या तो, या फिर उसकी फ़ोटो, क्योंकि वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग एनी टाइम रहते हैं। सेम गोज विथ अपनी जो टिकटिंग सिस्टम है,
टिकटिंग सिस्टम भी उनमें ऐसा नहीं है कि भाई आज दिन की 200 टिकटें होगी, 500 टिकटें होगी, जितनी मर्जी आए जा रहे हैं। जैसे आपने जिन झरोखों का जिक्र किया था कि हवा महल के अंदर जो मिनी झरोखे हैं, तो आज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जाके देखूँ मेरी फैमिली के साथ, तो या तो जो ऑलरेडी है उनको पकड़ के मेरे को भाई तू हट जा मैं आऊँगा, वो वाली सिचुएशन है। तो उस पर नहीं लगता कि काम ये होना चाहिए। समस्या है निश्चित तौर पर। एक मोनूमेंट और है, वहां पे भी भीड़ है, आपको पता है, जंतर मंतर। जी बिल्कुल। सवाई जयसिंह ने इसको बनाया जी था, जयपुर की स्थापना के बाद बना ये। और भी 4 जगह जंतर मंतर है, उज्जैन है, दिल्ली है, और जगह है। तो ये बड़े खगोल शास्त्री थे सवाई जयसिंह। वहां पे भी इस तरह की भीड़ है। सम्राट यंत्र है, और आप देखें विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, हाँ हाँ जी सन वॉच वहीं पर है। जी तो जो सूर्य की रोशनी को देख करके 2 सेकंड के अंतर से टाइम बता सकता है। ऐसी ऐसी चीजें। और हवा महल और ये सब चीजें हैं, मोनूमेंट्स हैं। पर्यटक फोटो खिंचाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई स्मूथ व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ कोई अंडरपास वगैरह बना करके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें, और इस तरह के जो भीड़ भाड़ की, जो मैंने बताया ना, पब्लिक ऑफिस से जो जो चीज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई रोड बना लें, कोई ऐसा बना लें कि वहाँ से जो रास्ता जा रहा है आगे तक, आमेर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वो कहीं दूसरी जगह से डाइवर्ट कर दें, और वहाँ केवल फुटफॉल्स और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा आ जाए, और दूसरा ट्रैफिक वहाँ ना हो। उससे क्या है कि बड़ा स्मूथ एक होगा। रिक्शा से भी मेरे को याद है, एक बार सरकार ने, आई डोंट नो ये वाली सरकार थी या पीछे वाली सरकार, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि सिटी में सिर्फ रिक्शा होंगे। तो वो रिक्शा इतने ज़्यादा भर गए थे कि उनकी बाढ़ आने लग बहुत गई ज़्यादा थी। हो गए हैं, और हज़ारों की संख्या में हो गए। वो उससे बोटल नेक पैदा होता है। रामनिवास गार्डन में पार्किंग है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हर आदमी को बदलना तो होगा। अपने जयपुर को आपको ब्राइट बनाना है, जयपुर को विश्व स्तरीय शहर है, यूनेस्को की हेरिटेज धरोहर में है, तो इसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको दिलानी है, तो जयपुर के शहर के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको अपना नागरिक धर्म निभाना पड़ेगा। जी हम अधिकारों की बात करते हैं, हमको कर्तव्यों की बात करनी पड़ेगी। ड्यूटी, जैसे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पहला, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को जिस दिन फील कर लिया जयपुर के लोगों ने, तो काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हम प्रॉब्लम पैदा करते हैं, हम अतिक्रमण करते हैं, जी हम गलत जगह पार करते हैं, जी हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम लोग जो पर्यटक हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। बस अच्छे व्यवहार के लिए जयपुर जाना जाता है, लेकिन कई शिकायतें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिसबिहेव हो जाता है, जी जी हम ठगी कर लेते हैं कई बार, हम अपना नागरिक कर्तव्य नहीं निभाते, हम गंदगी फैलाते हैं, दूसरों को गंदगी करने देते हैं। अगर हम खुद एम्बेसडर बन जाएं जयपुर के, पिंक सिटी के, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी ताकत ऐसी होगी कि जयपुर को बहुत ब्राइट बनाने से रोक सके। हमको हमारा निभाना पड़ेगा। जैसे एक मुझे शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है। और यूं तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये जयपुर की जनता के लिए है। जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, जो जयपुर को उस रूप में देखना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में, जिसका नाम हो, जिसका प्रभाव हो, जिसकी एक, लोग नाम सुनते हैं जयपुर, वाह क्या सिटी है, क्या लोग हैं वहां के यार। तो आपकी फैसिलिटी कुछ भी हो, आपकी सुविधाएं संसाधन धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने अपना नागरिक कर्तव्य निभा दिया, तो लोगों की नजरों में वो इंप्रेशन एक अलग तरह का इंप्रेशन होगा। तो आप साथ दीजिए शासन का, प्रशासन का, निगम का, जेडीए का। और आप लॉजिकली सोचिए, आप मतलब आप देखिए, पड़ोस पड़ोस में झगड़े होते हैं, ये सेटबैक नहीं छोड़ा, ये मकान, हर जो दीवार बनती है, मकान बनता है, झगड़ा होना अपरिहार्य है। ये हम देखते हैं, जन सुनवाइयों में भी देखते हैं, बहुत किस्से जाते हैं। क्यों हो रहा है भाई? आप थोड़ा सा त्याग, थोड़ा पैसेंस, थोड़ा वो मधुरता, वो पड़ोसियों के साथ में, आपके सबसे पड़ोसी आपके काम आएगा रात को 12 जी बजे, जी। दूसरा कोई आएगा नहीं। कहने का मतलब लोग सेल्फ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को छोड़ के तो सेल्फिश ज्यादा हो गए लोग। तो हमें हमारे कर्तव्य बोध का ध्यान रखना होगा, और हमारा कर्तव्य निभाएंगे तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं जो है, काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरकार की ओर देखने से काम नहीं चलता है, शासन प्रशासन की ओर देखने से काम नहीं चलता है। हम कितना करते हैं, हम अपनी ओर निभाओ जाकी सो जाने, अपना काम पहले करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, दूसरों पे उंगली बाद में उठाओ। अगर कोई जयपुर पहली बार आए तो उसको कौन से वो 5 एक्सपीरियंस है जो करने चाहिए। जयपुर कोई पहली बार अगर आ रहा है, शहर में आ रहा है, जी तो हवा महल तो देखना ही चाहिए, जंतर मंतर भी देखना चाहिए, आमेर का भी विजिट करना चाहिए, गोविंद देव जी के, ठाकुर जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। ये गोविंद देव जी वही हैं जो
वर्षों हजारों साल पहले 3 प्रतिमाएं बनी थी, वज्रनाभ जी ने बनाई थी, जो पड़पोते थे कृष्ण भगवान के, गोविंद, राधा गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ। तीनों एक ही पत्थर से बनी हुई मूर्तियां। सेम पत्थर से। यस, गोविंद देव जी गोविंद कुंड गोवर्धन में विराजमान हुए थे उस समय, हजारों साल पहले। वहां से फिर उनको हटाया गया जब आक्रमण हुए मुगलों के और इनके सबके, कहते हैं औरंगजेब के आक्रमण हुए, तो हटाया गया और गोमा टीला में छुपा दिया गया था, वृंदावन में टीले में नीचे। और फिर जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आए, उनको आदेश मिला भगवान का, तो वहां से वो निकली मूर्तियां, और निकली, उनको फिर रखा गया। और फिर जयपुर के महाराजा जो है वो लेकर के आए, सिटी पैलेस के सामने उनको वहां पर विराजमान। विराजमान किया गया। उठते ही वहां दर्शन होते हैं। मदन मोहन जी को करौली के महाराजा यादव यदुवंशी ले गए थे, करौली में विद्वान है। गोपीनाथ जी भी जयपुर में आए, जो जयपुर में पुरानी बस्ती में विद्वान है, और कहते हैं कि एक सूर्य दिवस में तीनों के दर्शन अगर एक साथ कर लेते हैं तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, जो कि थोड़ा सा जो कि मैंने मुश्किल भी है। किया है। अच्छा। यहाँ दर्शन करके फिर मैं करौली गया, तो मदन मोहन जी के जो चरण हैं वो भगवान से मेल खाते हैं। गोपीनाथ जी का जो धड़ है वो भगवान के धड़ से मेल खाता है, ऐसा दादी ने उसने बताया, बद्रीनाथ की जब उन्होंने बनाया था। राधा गोविंद जी का जो मुख है, मुखमंडल, वो भगवान कृष्ण से मेल खाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। रामनिवास गार्डन अच्छा है। म्यूजियम अल्बर्ट हॉल जो है वो बड़ा रिच है, वो भी मुझे लगता है कि लोगों को अपना देखना चाहिए, वो अपनी धरोहर है जयपुर की। और फिर उसको मौका मिले तो जयपुर से 200 साल पुराना शहर सांगानेर भी विजिट करना चाहिए। सांगानेर हालांकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन वो मालपुरा गेट देखे, वो त्रिपोलिया देखे, वो वहाँ पे जाए। और वहाँ पे द्रव्यवती नदी भी बड़ी अच्छी अब बनने वाली है, बहुत अच्छा कुछ होगा, तो वो भी उसको देखना चाहिए। अंत में अगर आपको एक वाक्य में जयपुर को परिभाषित करना हो तो? म्हारो जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, अनमैच्ड है। मतलब ऐसा एक व्यवस्थित बना हुआ पुराना जो वर्ल्ड सिटी है, उसमें अनेक तरह की खुशबू हैं, परंपराओं की अपनी रवायतें हैं, और जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस संस्कृति की जो झांकियां आपको दिखाई देंगी वो अद्भुत है। तो जयपुर जैसा शहर जो है वो दूसरा, मुझे लगता है राजस्थान तो नहीं, जिसने जयपुर देख लिया वो ये मिस करता है कि पूरे भारतवर्ष में जयपुर जैसा सुंदर, जयपुर जैसा अच्छा, जयपुर के लोग भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छे हैं, ऐसा शहर दूसरा भारतवर्ष में नहीं है। सर, हमारा जैसे द जयपुर शो में एक कवायद रहती है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनसे आखिरी में एक सवाल पूछते हैं कि द जयपुर शो में ऐसे कौन से 5 आप नाम दोगे जो द जयपुर शो की लेगेसी को और आगे बढ़ाएंगे, जयपुर के बारे में, जयपुर की जो पुरानी आर्किटेक्चर व्यवस्था है, जयपुर के जो ड्रेनेज सिस्टम जो उस टाइम के बने हुए हैं कि आज भी अपने नाहरगढ़ में वाटर हार्वेस्टिंग का वो जो बने हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपने को थोड़ा अच्छे से डीप डाइव करके बता सकें, तो वो 5 नाम प्लीज। बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन एक नाम तो मैं लूंगा, श्री ओंकार सिंह लाखावत साहब का, जी। जो राजस्थान धरोहर संरक्षण उसके अध्यक्ष हैं। और उन्होंने राजस्थान में 80-90 से के लगभग पैनोरमा बनाए हैं, जो कि धरोहर को संरक्षित करता है। तो मुझे लगता है कि लाखावत साहब को बहुत हिस्ट्री का डीप ज्ञान है, नॉलेज है बहुत, तो वो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं। दूसरे मुझे लगता है कि जो साहित्य के लिए जो जाने जाते लोग हैं, एक कवि हैं, नामचीन कवि हैं, संजय झाला, मेरे मित्र हैं। जी। तो संजय झाला जी आपको बड़ी रोचक तरीके से जयपुर की बातों को बता सकते हैं। एक नाम है, बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने, मैं जो किताब की बात कर रहा था, सांगानेर एक संपूर्ण परिक्रमा, जो जिन्होंने किताब लिखी, वो कॉन्सेप्ट मेरा था किताब का, लेकिन लेखक उसके हैं रामानंद राठी, ओके। वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और अभी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब छपती है, हिंदी बुनियाद, उसके संपादक हैं। तो रामानंद राठी जी आपको जयपुर और सांगानेर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, वो पुरानी चीज़ें बता सकते हैं। जी। वंस अपॉन ए टाइम वो जो स्कूल में, कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, जब आते जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वो जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एक नंदकिशोर पारीक मार्ग है, वहाँ पर मुझे, उनके बेटे हैं पारीक साहब, सुबोध पारीक, जो दैनिक नवज्योति में भी संपादक हैं। मुझे लगता है उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की जानकारी है जयपुर के। एक बापू नगर में राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो रिटायर्ड हैं हाउसिंग बोर्ड से, जी। उनका भी शहर से बड़ा जुड़ाव है। तो जयपुर की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से जो हैं वो अक्सर बताया करते हैं। तो सर, हम पहुंच रहे हैं आप तक बहुत जल्दी। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती राम राम समय साहब, दिया। राम राम। खम्मा घड़ी, खम्मा जी। घड़ी। थैंक यू।